हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग बुक का एक न्यू सब्जेक्ट सर्वेइंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्वेइंग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे स्टेट पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एंड एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज लार्जेस्ट वन? कौन सी स्केल लार्जेस्ट होगी? ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर, ऑप्शन बी 1:42,000, ऑप्शन सी RF इक्वल्स टू 1/3 लैक्स एंड ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 किलोमीटर। तो पहले हम स्केल का यूज़ क्यों करते हैं वो देख लेते हैं। स्केल की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्केल, उसके बाद फिर हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे। अ मैप इज़ मेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर विच हैज़ लिमिटेड डायमेंशंस। जब हम मैप बनाते हैं शीट पेपर पे, तो शीट पेपर की जो डायमेंशंस होती है वो लिमिटेड होती है, और जो एरिया या जो स्ट्रक्चर है जिसका हमें मैप बनाना है, प्लान बनाना है, उसकी डायमेंशंस ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर को शीट पे बनाने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं, स्केल ऑफ मैप। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन मैप टू करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स ऑन ग्राउंड। एक रेशियो होता है स्केल, मैप पे 2 पॉइंट की जो डिस्टेंस है और उन्हीं पॉइंट की डिस्टेंस ग्राउंड पे कितनी है, इसका जो रेशियो होगा उसको हम स्केल कहेंगे। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ग्राउंड पर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट है बी। इन 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। यदि हम इस 100 मीटर की डिस्टेंस को मैप जब बनाते हैं तो हमने 1 सेंटीमीटर में बनाई, तो स्केल क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। 100 मीटर को यदि हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो ये कितना होगा? 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो ये होगा 1 इक्वल्स टू 10,000। इसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये यूनिटलेस होता है, ये स्केल से ही हम डिराइव करेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ स्केल देख लेते हैं। द स्केल्स आर जनरली क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स: स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल का मतलब होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर और मोर। मीडियम स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर टू 100 मीटर एंड लार्ज स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर और लेस। इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पॉइंट ए बी, डिस्टेंस कितनी? 100 मीटर। पहले हम स्मॉल स्केल लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर लेते हैं, ठीक है। और ये 2 पॉइंट यदि हम शीट पे बनाएंगे, ये शीट है, शीट पे बनाते हैं दोनों पॉइंट, ये ए ये बी, तो कितने में बनाएंगे हम? 1 सेंटीमीटर में, क्योंकि स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। 100 मीटर जो ग्राउंड पे हैं उसको हम शीट पे बनाएंगे 1 सेंटीमीटर में। नेक्स्ट हम लेते हैं लार्ज स्केल। लार्ज स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, तो 100 मीटर को हम बनाएंगे 10 सेंटीमीटर में। ओके, तो ये ए और ये बी पॉइंट है और ये है 10 सेंटीमीटर। तो एक स्केल थी स्मॉल और एक थी लार्ज, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जो लार्ज स्केल होती है उसका यदि हम यूज़ करते हैं और मैप बनाएंगे या ड्राइंग बनाते हैं तो वो ड्राइंग हमारी लार्ज बनती है, उस स्केल को हम कहेंगे लार्ज स्केल। अब क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर। 50 मीटर को हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। पहले हम सभी को RF में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा? 100, ये होगा 5000। सेकेंड ऑप्शन में तो RF दिया है, थर्ड में भी दिया है, फोर्थ देख लेते हैं। 50 किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं, 50 किलोमीटर से मीटर करेंगे तो 1000, और मीटर से सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ऑप्शन ए 1:5000, ऑप्शन बी 1:42,000, ऑप्शन सी 1:3 लैक्स, ऑप्शन डी 1:50 लैक्स। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है।
ऑप्शन ए में 1:5000 का मतलब होगा कि 5000 यूनिट को हम बनाएंगे 1 यूनिट में, तो ये लार्जेस्ट हो जाएगी, ये जो स्केल होगी ये लार्जेस्ट होगी, ऑप्शन ए। इन 4 में आपको पूछा गया कि लार्जेस्ट कौन सी होगी। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड स्केल देखी है, स्मॉल मीडियम लार्ज, बट आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सी लार्जेस्ट है ये आपको देखना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि डी में हम 50 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में बनाएंगे, और ऑप्शन ए में 50 मीटर को 1 सेंटीमीटर में। तो कौन सी ड्राइंग हमारी बड़ी बनेगी, ए यदि स्केल लेंगे, ए वाली, ऑप्शन ए में जो स्केल गिवन है वो लेंगे तो हमारी ड्राइंग लार्ज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन इज ±0.04 मीटर एंड डेट ऑफ द मीन इज ±0.01 मीटर, देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 4, 10, 16 एंड 64। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पूछा है कि यदि हम कोई सर्वे करते हैं उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने लिए हमने। सिंगल ऑब्जर्वेशन में जो प्रोबेबल एरर होगी वो है ±0.04, और जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन लिए हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, उसका जो मीन एरर होगी वो है ±0.01 मीटर। तो पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा कि फील्ड में हमने जो क्वांटिटी ऑब्जर्व की है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट होता है ट्रू वैल्यू, द वैल्यू विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल एरर्स। जब हमने फील्ड पर जो क्वांटिटी ऑब्जर्व की है उसमें जितनी भी एरर्स हैं उस एरर्स को कम करने के बाद, उस एरर को माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू मिलती है वो यदि एरर लेस मिलती है, फ्री फ्रॉम ऑल एरर्स, तो उस वैल्यू को हम कहेंगे ट्रू वैल्यू। बट ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट ऑल दी एरर्स फ्रॉम दी ऑब्जर्व क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ एरर भी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ट्रू वैल्यू एक प्रकार से यदि हम देखेंगे तो ये प्योरली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू तो एक हाइपोथेटिकल है, बट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, और ये क्लोज होती है ट्रू वैल्यू के, वेरी क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू। ट्रू एरर देख लेते हैं 4th। ट्रू एरर क्या होगी, जो ऑब्जर्व वैल्यू है जिसमें हमने सारी एरर को माइनस किया है, मैक्सिमम जितनी भी एरर हम माइनस कर सकते हैं, माइनस ट्रू वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा ट्रू एरर। और लास्ट है मोस्ट प्रोबेबल एरर। ट्रू एरर से थोड़ी सी कम या ट्रू एरर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक, और इक्वल चांसेस होंगे, या तो ट्रू एरर से थोड़ी सी कम हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल एरर, या ट्रू एरर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होगी 50%, तो उसको हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल एरर। अब क्वेश्चन में आपको प्रोबेबल एरर दी गई है सिंगल ऑब्जर्वेशन में, तो इसका एक फार्मूला है और एक मीन के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। दोनों फार्मूले हम देख लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला है प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन हमने लिया है तो उसमें प्रोबेबल एरर कितनी है, ±0.04। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ES से। इसका फॉर्मूला है ±0.6745 √((v²) डिवाइडेड बाई n-1, वेयर v वेरिएशन, ये इसी को हम कहेंगे रेसिडुअल, और n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड फॉर्मूला है प्रोबेबल एरर ऑफ मीन ऑब्जर्वेशन, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन ऑब्जर्वेशन, EM। इसका फॉर्मूला है ±0.6745 √((v²) डिवाइडेड बाई n-1। ये इक्वेशन सेकेंड है। सेकेंड इक्वेशन में आप देखोगे तो फर्स्ट जो फार्मूला गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में वही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर ये n है, ठीक है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई एम इक्वस टू ई एस डिवाइडेड बाई √n। ई एम कितना है, ±0.1 इक्वस टू 0.1 ±0.04 डिवाइडेड बाई √n। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 स्क्वायर इक्वस टू 0.04 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। यहाँ से हम n निकालेंगे तो कितना आएगा, 16। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन और क्लियर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट। 16 हमने क्या लिया यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन लिए 16, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 16। उसमें से यदि हम एक ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबल एरर देखेंगे तो वो कितनी है, ±0.04 मीटर। और 16 का यदि हम मीन निकालते हैं तो मीन ऑब्जर्वेशन एरर कितनी है, ±0.01 मीटर। तो ये आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछा है। यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है तो कोई दूसरी वैल्यू भी यहाँ पर पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी कहाँ पर अप्लाई होती है, कौन सी एरर में। ऑप्शन ए, एक्सीडेंटल एरर्स ओनली, क्यूमुलेटिव एरर्स ओनली, बोथ एक्सीडेंटल एंड क्यूमुलेटिव एरर्स, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो पहले हम टाइप्स ऑफ एरर देख लेते हैं। एरर का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है। और ऑब्जर्व वैल्यू का मतलब होता है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन लिया है उसमें एरर्स को माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी ऑब्जर्व वैल्यू। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा एरर। फर्स्ट एरर होती है ग्रॉस एरर, या उसको हम कहते हैं मिस्टेक्स। इसका मतलब होता है कि जो ऑब्जर्वर है, जो सर्वे कर रहा है, जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, उसको यदि इन एक्सपीरियंस है ऑब्जर्वेशन लेने में, इन अटेंशन है उसका जब वो सर्वे कर रहा है, या केयरलेसनेस है, और ड्यू टू लेक ऑफ जजमेंट और पुअर जजमेंट, इन कारण से जो रीडिंग होगी, जो ऑब्जर्वेशन होगा, वो उसमें मिस्टेक हो सकती है। उस मिस्टेक को हम कहेंगे ग्रॉस एरर्स या मिस्टेक। इफ मिस्टेक्स आर नॉट फाउंड देन दे मे अफेक्ट द रिजल्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, तो ये तो मिस्टेक हो जाएगी ऑब्जर्वेशन लेने में। सेकेंड, सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव एरर्स। ये सिस्टम की एरर होती है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में ये एरर होगी। यदि हमने टेप यूज़ की है तो अगर टेप की लेंथ बढ़ गई है टेम्परेचर के कारण, या उसकी लेंथ कम हो गई है, तो जो हमें रीडिंग मिलेगी वो हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगी, उसमें एरर आ जाएगी। तो उसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक एरर, वो सिस्टम में एरर है। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है और नेचर होता है वो सेम होगा। मैग्नीट्यूड और नेचर, मैग्नीट्यूड मतलब एरर मान लो उसमें +0.2 मीटर की एरर आ रही है, 0.2 मीटर की एरर है और प्लस में है, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगी और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा उस सर्वे में। तो इसको हम आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं इस एरर को, जब हम इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करते हैं बिफोर और आफ्टर अप्लाइड द नेसेसरी करेक्शन। ठीक है, जब हमने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया है उसके पहले ही हम उस इंस्ट्रूमेंट को चेक करके देख सकते हैं, या यूज़ करने के बाद उस इंस्ट्रूमेंट को हमने चेक किया है और उसमें एरर हम फाइंड कर सकते हैं और सिस्टमेटिक या क्यूमुलेटिव एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल, या उसको रैंडम एरर कहा जाता है, या कंपनसेटिंग एरर। These are the kind of errors which occur accidentally and can of any nature positive or negative. These are the errors which are beyond the human control and cannot be calculated to their true value, but only we can apply the theory of probability to calculate them. जब हम कोई रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। मान लो हमने कोई रीडिंग वहाँ पर ऑब्जर्व की है और हम उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो आई है, जो हमारी आंखें है, वो उस रीडिंग को प्रॉपर रीड नहीं कर पा रही, प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उस एरर को हम कहते हैं एक्सीडेंटल एरर, या रैंडम एरर, या कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग इसलिए कहा जाता है कि वो जो एरर है वो प्लस भी हो सकती है
और उतनी ही प्रोबेबिलिटी है वो माइनस होने के चांसेस हैं। यदि हम किसी रीडिंग को मान लो 30 रीडिंग थी और 30 की जगह हमने उसको पढ़ लिया 29.9 मीटर या 31.1 मीटर, तो इक्वल चांसेस होंगे 30 मीटर को पढ़ने के 29.9 एंड 31.1 मीटर। तो इसको हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी से। क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड, किसके लिए अप्लाई होती है वो? एक्सीडेंटल एरर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A survey is conducted with a view to prepare the map of an area to a scale of 1:1000. If a scale with least count of 0.1 mm is used for plotting, what would be the accuracy in length measurement in the field? ठीक, एक सर्वे कंडक्ट किया है, उसमें स्केल जो लिए हमने 1:1000, उसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना है 0.1 mm। तो इसमें आपको एक्यूरेसी बताना है कि लेंथ की जो फील्ड में हम मेजर करेंगे उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी। ओके, स्केल हमें गिवन है कितनी है 1:1000, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर होगी 1000 यूनिट की। स्केल का हमें लिस्ट काउंट दिया है 0.1 mm, जो स्केल है उसका लिस्ट काउंट कितना है 0.1 mm। तो यदि ये 0.1 mm होगा तो इधर भी हम क्या कर देंगे, एक जीरो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 mm, मतलब दोनों तरफ हमने 10 से डिवाइड किया। ये स्केल है और ये ग्राउंड, मतलब ये हमने मैप पे शो किया है और ये फील्ड पे 100 mm है, तो मैप पे कितना होगा 0.1 mm। 0.1 mm एक्यूरेसी है स्केल की, लिस्ट काउंट है, तो फील्ड पे कितना होगा लिस्ट काउंट 100 mm। अब ऑप्शन में मीटर में दिया है तो 100 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना होगा 0.1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 mm है, तो फील्ड पे कितना होगा, एक्यूरेसी कितनी होगी हमारी 0.1 मीटर तक, हम 1 मीटर तक हम एक्यूरेट सर्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज। ये डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शन ए ट्रू एरर, वेटेड ऑब्जर्वेशन, कंडीशनल एरर एंड ऑप्शन डी रेसिडुअल एरर। ऑब्जर्वेशन हम देख चुके हैं, ऑब्जर्व वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रू एरर और रेसिडुअल एरर। ट्रू एरर का मतलब क्या होगा, जो ऑब्जर्व वैल्यू है माइनस ट्रू वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा ट्रू एरर। रेसिडुअल एरर का मतलब होगा ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा रेसिडुअल एरर। रेसिडुअल एरर का मतलब होता है कि वो एरर रेसिडुअल रहेगी, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो रेसिडुअल रहेगी, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस दिया है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का, तो ये हो जाएगा रेसिडुअल एरर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जियोडेटिक सर्वेइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन सर्वेइंग बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं जियोडेटिक और प्लेन सर्वे में, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग में क्या होगा, जो अर्थ की सरफेस होती है उसको हम प्लेन कंसिडर करते हैं, और जियोडेटिक सर्वेइंग में उसको कर्व हम एज्यूम करेंगे। प्लेन सर्वेइंग में जो कर्वेचर होता है अर्थ का उसको इग्नोर किया जाता है, और जियोडेटिक सर्वे में हम कर्वेचर को भी कंसिडर करते हैं। इसीलिए प्लेन सर्वे में जो एक्यूरेसी होती है वो लो होती है, क्योंकि हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं। अर्थ जो है वो प्लेन नहीं है, ठीक है, उसमें जो कर्व होगा उसको यदि हम कंसिडर नहीं करेंगे तो जो सर्वे होता है उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। जियोडेटिक सर्वे में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है क्योंकि हमने अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर किया है। प्लेन सर्वेइंग में जो यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट नॉमिनल होते हैं, जैसे कि चेन, टेप, थियोडोलाइट
और जियोडेटिक सर्वे में हम जो यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट वो प्रिसाइज होते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी जीपीएस लाइक। प्लेन सर्वेइंग में ट्राइंगल या लाइन यदि हम प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट होगी, यदि हम बॉटम से देखते हैं तो वो स्ट्रेट होगी, उसमें कर्व नहीं होगा। बट जियोडेटिक सर्वे में यदि हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी स्पेरिकल होगी वो, और यदि ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो वो भी स्पेरिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जियोडेटिक सर्वेइंग इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ, क्यों डिफरेंट है? हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं जियोडेटिक सर्वे में। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द एरर ड्यू टू बेट रेंजिंग इज क्यूमुलेटिव पॉजिटिव, क्यूमुलेटिव नेगेटिव, कंपनसेटिंग, क्यूमुलेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले हम रेंजिंग समझ लेते हैं, रेंजिंग क्या होती है, उसके बाद बेट रेंजिंग। रेंजिंग रॉड्स, रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लॉन्ग सर्वे लाइन। जो सर्वे लाइन होती है, ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सर्वे लाइन या चेन लाइन किसे कहते हैं। सर्वे लाइन पे यदि हमें पॉइंट को लोकेट करना है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेंजिंग, और वो रेंजिंग रॉड की सहायता से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। रेंजिंग रॉड का यूज़ हम करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करने के लिए, जब दो स्टेशन हैं और उसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, एक स्टेशन ए एक स्टेशन बी, इन दोनों स्टेशन को हमें ज्वाइन करना है एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन है। बस हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि टेप या चेन, उसकी लेंथ कम है, ठीक है। ये मान लो अगर 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर है, ठीक है, या 1 किलोमीटर है, इसको यदि हमें मेजर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट हमें पॉइंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टेप या चेन है उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये इंटरमीडिएट पॉइंट हम लोकेट करते हैं किससे, रेंजिंग रोड की सहायता से। अब बेड रेंजिंग क्या होगा, इफ़ द चेन इज स्ट्रेच्ड आउट ऑफ द लाइन द मेजर्ड डिस्टेंस विल ऑलवेज बी मोर एंड हेंस एरर विल बी पॉजिटिव, द एरर ड्यू टू बेड रेंजिंग विल बी क्यूमुलेटिव। इसका मतलब ये होगा, एक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो यदि मान लो हमने जो इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट किया है रेंजिंग रोड से यहाँ पर कर दिया है, तो इसकी लेंथ जो होगी, इस लाइन की लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। पहले ये स्ट्रेट लाइन थी, बाकी हमने यहाँ पर क्या किया, पॉइंट को लोकेट गलत कर दिया है, या तो राइट साइड या लेफ़्ट साइड, तो जो लेंथ होगी वो इंक्रीज़ होगी और वो क्यूमुलेटिव होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव एंड क्यूमुलेटिव। क्वेश्चन नंबर 7, एरर ड्यू टू बेड रेंजिंग क्यूमुलेटिव एंड पॉजिटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंपनसेटिंग का मतलब होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 50% होगी कि वो पॉजिटिव होगी और 50% पॉसिबिलिटी होगी माइनस होने की, तो कंपनसेट हो जाएगा। बट यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट ए, क्योंकि बेड रेंजिंग से वो क्यूमुलेटिव होगी और एरर पॉजिटिव होगी, क्योंकि लेंथ हमें ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट है ऑफसेट। क्वेश्चन नंबर 8, ऑफसेट आर, ऑप्शन ए शॉर्ट मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन, ऑप्शन बी ties are check lines which are perpendicular to chain line, option C sets of minor instruments in chain surveying, option D chain lines which go out of alignment। ऑफसेट का मतलब होगा, पहले हम बेस लाइन समझ लेते हैं। बेस लाइन क्या होती है, बेस लाइन एक इम्पोर्टेंट लाइन है और सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है सर्वे जो एरिया होगा जहाँ पर हमें सर्वे करना है, उसको हम सर्वे या चेन लाइन भी कहते हैं, और जो पास होती है जहाँ पर हम सर्वे करते हैं उस एरिया के सेंटर से पास होगी। होल सर्वे की जो एक्यूरेसी होती है, पूरे सर्वे की जो एक्यूरेसी होगी वो डिपेंड होती है बेस लाइन पे, इसीलिए हमें बेस लाइन को मेजर करना है वेरी एक्यूरेटली। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है बेस लाइन, और सबसे लॉन्गेस्ट भी है। नेक्स्ट है चेक लाइन। द मिस्टेक्स मेड इन द मेजरमेंट एज वेल एज इन प्लॉटिंग एनी ऑफ द लाइन्स में डिस्टॉर्ट द एक्चुअल फिगर्स। हमने डिफरेंट लाइन का मेजरमेंट किया है और उसको प्लॉट भी किया है, बट यदि हमने मिस्टेक की है उस लाइन को मेजर करने में या प्लॉट करने में, तो पूरा फिगर गलत बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं,
क्रॉस मेजरमेंट करते हैं या उसको चेक करते हैं। इसको चेक लाइन या प्रूफ लाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, प्रूफ लाइन या चेक लाइन उस मेजरमेंट को, सर्वे को चेक करता है कि ये करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट है टाई लाइन। जो मेन सर्वे लाइन है उसमें जो फिक्स्ड पॉइंट होंगे जिसको कि हम स्टेशन कहते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं टाई लाइन से। टाई लाइन का पर्पस होता है जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती, इंटीरियर डिटेल्स, उसको लोकेट करना, उसको कनेक्ट करना मेन लाइन से। जैसे मेन लाइन है या बेस लाइन है, उसके आसपास यदि कोई इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं या कोई लोकेशन है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, उस लाइन को कहते हैं चेन लाइन। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होगा लेटरल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सर्वे लाइन और चेन लाइन इन ऑर्डर टू लोकेट द डिटेल्स लाइक कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ऑफसेट और टाई लाइन में क्या डिफरेंस होगा वो मैं समझा रहा हूँ आपको। उससे पहले हम देख लेते हैं ऑफसेट के टाइप्स। एक होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट और सेकंड होता है ऑब्लिक ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट का मतलब होगा ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल होगा सर्वे लाइन के, और ऑब्लिक ऑफसेट का मतलब होगा इज़ द शॉर्ट मेजरमेंट विच इज़ इंक्लाइंड टू द सर्वे लाइन। ये इंक्लाइंड है, सर्वे लाइन से इंक्लाइंड होगा। ये सर्वे लाइन है तो ये जो ऑफसेट होंगे ये ऑब्लिक होंगे, ये जो ऑफसेट है ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल ऑफसेट होंगे। टाई लाइन का मतलब होता है कि यदि कोई स्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग है, ये किसी स्ट्रक्चर को हमें डिटेल में यहाँ पर शो करना है, तो मेन लाइन से हम क्या करते हैं, इस तरीके से उसको शो करते हैं कि एक ट्रायंगल ड्रॉ होता है यहाँ पर, ठीक है। दो लाइन से हम उसको शो करेंगे, तो ये जो लाइन कहलाएगी ये टाई लाइन कहलाएगी, और ऑफसेट एक सिंगल लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 8, तो ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट आर शॉर्ट मेजरमेंट्स फ्रॉम चेन लाइन। ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज्ड बेस लाइन मेजरमेंट। बेस लाइन हमने समझ लिया, बेस लाइन एक इम्पोर्टेंट लाइन होती है, लॉन्गेस्ट लाइन है चेन सर्वे में। तो इंस्ट्रूमेंट हम देख लेते हैं, चेन, मेटलिक टेप, स्टील टेप और इन्वर टेप। इनकी एक्यूरेसी देखते हैं किसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। फर्स्ट है चेन, मेजर डिस्टेंस विच डू नॉट रिक्वायर वेरी हाई एक्यूरेसी। चेन का यूज़ हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, और जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम चेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्लॉथ और लिनन टेप्स। ठीक है, क्लॉथ या एक लिनन भी एक टाइप का क्लॉथ है, तो ये जो बनी होती है लिनन या क्लॉथ से बनी होगी। वेरी कन्वेनियंट एंड हैंडी बट नॉट वेरी एक्यूरेट। आसानी से इसको हम हैंडल कर सकते हैं बट इसकी एक्यूरेसी कम होगी। चेंज इन लेंथ ड्यू टू श्रिंकेज एंड स्ट्रेचिंग। श्रिंकेज और स्ट्रेचिंग से इसकी चेंज हो जाएगी लेंथ कम भी हो सकती है, या हम यदि ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ भी सकती है। अफेक्टेड बाय डैम्पनेस एंड हीट एंड आल्सो लायबल टू गेट ट्विस्ट। ठीक है, हीट से भी अफेक्ट हो जाएगी, डैम्पनेस से भी अफेक्ट होगी, और ये ट्विस्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट है मेटलिक टेप। ये वाटरप्रूफ फैब्रिक या ग्लास फाइबर से बनी होती है, और इसके बीच में मेटलिक वायर होता है। जो स्टैंडर्ड होगा वो कॉपर, और कभी कभी ब्रास या ब्रोंज का भी यूज़ किया जाता है। एक वायर होगा कॉपर का, और उसके ऊपर वाटरप्रूफ फैब्रिक या ग्लास फाइबर का यूज़ करते हैं, उस टेप को कहेंगे मेटलिक टेप। मोर ड्यूरेबल देन द लिनन टेप्स। ये क्लॉथ, कपड़े या लिनन की बनी टेप जो है उससे ज़्यादा ड्यूरेबल होगी, ज़्यादा टिकाऊ होती है। आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड डैम्पनेस। टेम्परेचर से अफेक्ट होगी और डैम्पनेस से भी अफेक्ट होगी मेटलिक टेप। लास्ट है इन्वर टेप। इन्वर टेप बनी होती है एलॉय, स्टील और निकेल। स्टील 64% और निकेल होगा 36%। इसका थर्मल कोफिशिएंट जो होता है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब होगा कि टेम्परेचर से ये अफेक्ट नहीं होगी। वेरी एक्यूरेट, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, बट एक्सपेंसिव एंड लायबल टू ब्रेक इजीली। एक्यूरेसी तो ज़्यादा है बट एक्सपेंसिव होती है, और ब्रेक भी वो इजीली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा है कि बेस लाइन का मेजरमेंट करना है, तो पहले आपको बेस लाइन पता होना चाहिए कि मोस्ट एक्यूरेट लाइन होना चाहिए बेस लाइन, तभी जो सर्वे है वो एररलेस हो सकता है या मिनिमम एरर हो सकती है। तो हम बेस लाइन का मेजरमेंट करेंगे इन्वर टेप से, ऑप्शन डी। और ये बनी होती है किससे? स्टील और निकेल से। क्वेश्चन नंबर 10,
लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, एन इनवर टेप इज़ मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ। इनवर टेप किससे बनी होती है, किसके एलॉय से, किसके मिश्रण से बनी होती है, स्टील और निकिल। 64%, 36%। कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन कम होगा, इसका मतलब कि वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी। जनरली इसकी जो विड्थ होती है वो 6 mm होगी और ये अवेलेबल होती है 20 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर की लेंथ में। वेरी सॉफ्ट एंड दस मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली टू अवॉइड किंग्स एंड बेंड्स। ये सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें ट्विस्ट हो सकता है, ये बेंड भी हो सकती है। इसीलिए इसको किंग्स को अवॉइड करने के लिए, इसको ट्विस्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लार्ज डायमीटर में इसको रील्स कर लेते हैं, रोल कर लेते हैं इस तरीके से लार्ज डायमीटर में। वेरी एक्यूरेट बट एक्सपेंसिव एंड लायबल टू ब्रेक इजीली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, निकिल एंड स्टील। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके।